जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 और 12 के बच्चों के लिए, और हम ये बात जो कर रहे हैं आपके एग्जाम को देखते हुए या वीडियो को हम बना रहे हैं। साथ ही साथ हम ये आपको बता देना चाहते हैं, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं यह टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। किसके लिए? बोर्ड एग्जाम के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए बात करेंगे समास के बारे में। किसके बारे में? समास, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके व्याकरण से। और आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, आपके सिलेबस में जो समास है ये आपको पढ़ना है। और इस समास में आपको ये नहीं पूछेगा कि समास किसे कहते हैं, आपको पूछा जाएगा, कोई एक उदाहरण दे दिया जाएगा, कोई एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपको पूछेगा कि यह कौन सा समास है। तो फिर आपको समास विग्रह करने को दिया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ट्रिक के साथ पढ़ेंगे समास को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं समास को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समास किसे कहते हैं। समास किसे कहते हैं। यानी मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले जिसे समास को सुने, हम लोगों के मन में एक प्रश्न उठा कि समास क्या होता है, समास किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि समास किसे कहते हैं। समास जो है ना एकदम इजी है, आपको सिर्फ इसमें एक उदाहरण याद रख लेना है। कोई भी प्रकार का उदाहरण आपको याद रखना है। जैसे में अगर आप लोगों को कुछ याद नहीं रहेगा तो याद रख लेना है दाल और भात। दाल और भात आप सभी बिल्कुल खाते होंगे और यह वर्ड सबको याद रहेगा। कि नहीं याद रहेगा? जैसे समास का नाम सुनेगा ना, तुरंत अपने कॉपी में लिख लेना है दाल और भात। अब समझना है कि गुरुजी ये दाल और भात से हम समास की परिभाषा कैसे लिखेंगे। चलिए बताते हैं। जैसे हमने क्या लिख लिया, दाल और भात। सबसे पहले ये देखिए कि इसमें कितने पद हैं और कितने शब्द हैं। तो इसमें दो पद नजर आता होगा, एक दाल आता होगा और दूसरा आपको भात नजर आता होगा। बिल्कुल आता होगा। तो आगे जब बढ़ते हैं ना तो क्या बनेगा, अगर अभी और को अगर हम हटा दें यहाँ से, अगर और को यहाँ से हटा दें तो क्या बचेगा? तो आप सभी के मन में तुरंत आ गया होगा कि दाल भात बचेगा। तो लिख देते हैं दाल भात बचेगा। हाँ, यही बचेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब दाल भात, तो सर इसकी परिभाषा किसे लिखेंगे, कैसे लिखना है? तो देखिए ना, हमने क्या किया था, और को हटाया। किसको हटाया? और को हटाया। तो इसका परिभाषा लिखना है कि दो या दो से अधिक पद जब अपनी विभक्ति चिन्ह या यन शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं उसे तो समास कहते हैं। पद सर विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो देखो, और को हटाए ना, यही विभक्ति चिन्ह है। यही क्या है? विभक्ति चिन्ह है। तो कैसे लिखना है? समझ गया कि दो या दो से अधिक पद जब अपनी विभक्ति चिन्ह, और को छोड़ा था, जब अपनी विभक्ति चिन्ह या यन शब्दों को छोड़कर क्या हो जाते हैं, एक पद हो जाते हैं, उसे समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा को भी लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दो या दो से अधिक पद, दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं, उसे समास कहते हैं। बिल्कुल, हम आशा करते हैं कि आप लोग को समास का जो है परिभाषा एकदम इजी वे से याद हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तब जैसे में इसका लिख लेते हैं, जैसे में लिखते हैं पहला दाल और भात। तब इसमें विभक्ति से जब लुप्त होगा, जब हटेगा तो क्या बच जाएगा? दाल भात।
और लिख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं, जैसे राजा की कन्या, राजा की कन्या, राजा की कन्या, इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है? की है, तो विभक्ति चिन्ह हटेगा तो क्या बच जाएगा? तो बचेगा गुरुजी, तो राजकन्या बचेगा। क्या बचेगा? राजकन्या बचेगा। आगे देख लेते हैं, पापा की परी, इसमें विभक्ति चिन्ह की हटेगा तो क्या बचेगा? पापा परी। तो इस प्रकार आप लोगों को समास की परिभाषा को रटना नहीं है, बिल्कुल इसके एक उदाहरण से इसको समझ जाना है और उदाहरण को देखकर इसकी परिभाषा को बना डालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों के बीच में प्रश्न आता है कि समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? ये समास जो है ना, अब हम लोग जानेंगे जो समास है इसके कितने भेद है, समास के कितने बेटे होते हैं। तो लिखेंगे समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ये 6 भेद कौन कौन सा है? तो पहला जो है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास पहला है, तत्पुरुष समास। दूसरा, पहला क्या लिख दिए? तत्पुरुष समास। दूसरा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तीसरा लिखते हैं, क्या लिखना है बताओ कमेंट में? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। क्या लिख दिए? बहुव्रीहि समास। चौथे नंबर पे क्या लिखना है बताओ? चौथे में लिखेंगे अवयी भाव समास, अवयी भाव समास। और 5वें नंबर पे लिखेंगे द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और 6ठे पे लिख देंगे द्विगु समास। क्या लिख देंगे? द्विगु समास, द्विगु समास। इस प्रकार आप लोगों को अपने 6 दोस्तों का नाम याद कर लेना है। क्या क्या याद कर लेना है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अवयी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। ठीक है, ये 6 को आपको थोड़ा सा याद कर लेना होगा। इसमें भाई कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। आपको 6 दोस्तों का इसको दोस्त मान लेना है और 6 दोस्तों का नाम आपको याद कर लेना है। अब देखिए, अगर आपको ये नाम याद होता है ना, तो इसकी परिभाषा भी आपको याद होगा, बिल्कुल याद होगा। कैसे होगा हम आपको आगे बताते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न आता है कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो चलिए जानते हैं हम लोग कि तत्पुरुष समास जो है किसको कहेंगे। तो एक बात समझ लो कि तत्पुरुष समास उसको कहते हैं जिस समास में अंतिम पद जिसको उत्तर पद भी बोलते हैं प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इतना आलजाल मान लिया आज आपको नहीं रहता है तो क्या समझना है? अब इसको समझिए। आपको शॉर्टकट में क्या याद रखना है? आपको जिस प्रकार इसमें दाल और भात याद रखे थे ना समास में, उसी तरह एक इसका आपको एक उदाहरण याद कर लेना है। उदाहरण क्या याद कर रखना है आपको जो याद रह जाए, सिर तोड़, जेब कतरा, मन माना, आपको जो याद रहे वही याद कर लेना मेरे दोस्त। जैसे हमारा आपको याद है सिर तोड़, क्या याद रखे हैं? सिर तोड़। अब ये सिर तोड़, अब देखिए ध्यान से, सिर तोड़ का मतलब क्या होता है? सिर को तोड़ने वाला, वही होता है ना। सिर तोड़ का मतलब होता है सिर को तोड़ने वाला। अब देखिए, तो अगर यहां हम दोनों को अलग कर दें, सिर को अलग कर दें, तोड़ को अलग कर दें, अब बता तो ये सिर को क्या करना है? कुछ पता चल रहा है क्या? कुछ कर सकते हो क्या? अगर आपको सिर खिलका दें तो क्या करना है? तोड़ना है, फोड़ना है, जोड़ना है, क्या करना है? कुछ पता नहीं चलता। लेकिन वही अगर तोड़ के तो समझ जाएंगे किसी चीज को तोड़ना है, चाहे वह पेन हो, चाहे वह मार्कर हो, यानी किसी भी चीज को क्या करना होगा?
तोड़ना होगा। तो इसमें प्रधान कौन है, इसका मुखिया कौन है? तो स्वाभाविक बात है, आप बोलिएगा कि इसका मुखिया तोड़ है, इसका मुखिया तोड़ है। तो बस कौन सा प्रधान हुआ? अंतिम पद प्रधान हुआ। कौन सा पद हो गया? अंतिम पद हुआ। तो बस अब वही तो आपको लिखना है। क्या लिखना है? कि जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे जिस समास में अंतिम पद, जिस समास में कौन सा पद? अंतिम पद। और इसको जो अंतिम पद है ना बाबू, इसी को बोलते हैं उत्तर पद, इसी को बोलते हैं उत्तर पद। क्या होना चाहिए बताइए? प्रधान हो। क्या हो? प्रधान हो, मुखिया हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे में जान लेते हैं एक दो। जैसे में लिखेंगे सिर तोड़। सिर तोड़ मतलब सिर को तोड़ने वाला, सिर को तोड़ने वाला। और लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? जेब कतरा। जेब कतरा, जेब कतरा, जेब कतरा मतलब जेब को काटने वाला, जेब को काटने वाला। इसी प्रकार लिख लेंगे मन माना, मन से माना। लिख लेते हैं मन माना, यानी मन से माना। तो आपको इसमें बस एक ही चीज रखना है। क्या रखना है? सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला। अब देख लीजिएगा प्रधान कौन है। अगर प्रधान होता है अंतिम पद, सबसे लास्ट वाला पद, तो वही होगा तत्पुरुष समास, वही होगा तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको आप लोग इसको अच्छे से ले लीजिए और सिर्फ इसको देखना नहीं है, सुनना नहीं है। एक बार प्रेम से इसका नोट्स बना लीजिएगा। आपको 10 के बाद भी काम देगा, आपको 12 के बाद भी काम देगा। यानी समास एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपको जिंदगी भर काम देगा। किसी भी एग्जाम आप देने जाइएगा ना, वहां समास से 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए इसका एक बेहतरीन नोट्स बना लीजिए। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। अब चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे यानी समास के दूसरे बेटे के बारे में, यानी क्रमधारय समास के बारे में। तो लिख लेते हैं क्रमधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास किसे कहते हैं? क्रमधारय समास किसे कहते हैं? तो जिस प्रकार हम लोगों ने समास का एक उदाहरण से उसकी परिभाषा को याद कर लिया, जिस प्रकार तत्पुरुष समास के एक उदाहरण से उसकी परिभाषा बना डाले, ठीक इसी प्रकार क्रमधारय के भी एक उदाहरण से इसकी भी परिभाषा बना डालेंगे। हम बिल्कुल बनाएंगे ना। तो कैसे बनाना है? देखिए जैसे आप सुनते हैं क्रमधारय समास, क्रमधारय समास, तो आपको एक उदाहरण इसका याद कर लेना है। जैसे उदाहरण आपका होगा महाराजा, जैसे आपने याद रखा है महाराजा, महाराजा। अब इसका कीजिए समास विग्रह। क्या कीजिएगा? महान है जो राजा, वही कीजिएगा ना। महान है जो राजा, वही कीजिएगा। बताइए कमेंट में, महान है जो राजा। अब कहिएगा सर ये तो हम याद रख लिए हैं महाराजा, महान है जो राजा, लेकिन इसकी परिभाषा को कैसे बनाएंगे? तो सुनिए कैसे बनाना है। इसका लिखना है कि जिस समास का पहला पद विशेषण, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष हो, उसे क्रमधारय समास कहते हैं। अब कहिएगा सर विशेषण क्या होता है? तो नहीं जानते हो? सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम के बदले आने वाले शब्द को, अब विशेषता बदलाने वाले शब्द को ही कहते हैं विशेषण। ठीक है, आपको बता देंगे विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करना है, क्या लिखना है?
कि जिस समास का पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष हो, वही मतलब विशेषण जो विशेषता बतलाता है, जो विशेषता बतलाता है। तो देखो महान है जो राजा, महान है जो राजा, महान है जो राजा, तो विशेषण बता रहा है, विशेषण पद विशेष किसका विशेषण बता रहा है? राजा का। क्या कर रहा है? राजा जो है ना महान है, इसी की विशेषता बतला रहा है कि नहीं है? तो क्या लिखेंगे? जिस समास लिखना है, जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद विशेषण, पहला पद क्या लिखना है? विशेषण और दूसरा पद क्या हो? विशेष हो। दूसरा पद क्या हो? विशेष हो। दूसरा पद क्या हो? विशेष हो। उसे क्रमधारय समास कहते हैं, उसे क्रमधारय समास कहते हैं, उसे क्रमधारय समास कहते हैं। जैसे में लिख देंगे वही जो हमने पहले आपको बता रखा है। क्या लिखना है? महाराजा, महान है जो राजा, महान है जो राजा। और क्या लिख लेंगे? और लिख लेंगे नील कमल। क्या लिख लेंगे? नील कमल। क्या लिख लेंगे? नील कमल, मतलब नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, मतलब जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, क्रमधारय समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहते हैं। अब चलिए तीसरे व्यक्ति को जानते हैं कि उसका नाम क्या है, वह क्या करता है, कैसे करता है। तो अगला आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? अच्छा हमको ये बताइए, जब आपने बहुव्रीहि सुना तो इसका पहला वर्ड क्या आया? बहु। पहला वर्ड क्या आया? बहु। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहते हैं, बहू का इज्जत उसी घर में होता है जिसका पति होता है। समझ गए? यानी इसमें जब दोनों रहेगा तो ज्यादा क्या होता है? ज्यादा इज्जत मिलता है। किसको? बहू को। तो बस यही कंडीशन बहुव्रीहि समास में भी लागू होता है। कैसे लागू होता है? कि जिस समास का कोई पद प्रधान ना हो, मतलब अगर बहू है और पति नहीं है तो इसका कोई इज्जत नहीं है, और अगर एक भाग गई तो पति का कोई इज्जत नहीं है। मतलब दोनों में कोई प्रधान नहीं है। अगर दोनों अलग अलग हो जाए तो कोई प्रधान नहीं है, लेकिन दोनों साथ में रहे, दोनों साथ में रहे, दोनों साथ में रहे, और इसका अगर खानदान बढ़े, अगर इसका खानदान बढ़े, यानी इससे अगर इसका कोई बेटा हो जाए, यानी कोई विशेष यश दे, कोई विशेष अर्थ दे, कोई विशेष काम करे, तो ही क्या होगा? इसका इज्जत रहेगा, मान सम्मान ऊंचा रहेगा। समझ गए होंगे? यानी बहू और पति दोनों साथ में रहना चाहिए, लेकिन कोई महत्व नहीं है। इससे एक बेटा हुआ, अब तो कोई अच्छा काम कर गया, कोई विशेषता कर गया, कोई विशेषण कर गया, कोई अच्छा काम कर गया, तो ही बहुव्रीहि समास होगा। कैसे? समझ आइए कैसे लिखना है। सो लिखना है कि लिखना है जिस समास का, जिस, इससे पहले भी समझ लीजिएगा सा उदाहरण से इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण दिया हुआ है पीतांबर। इसका उदाहरण है पीतांबर। पीतांबर, तो हमको ये बताइए, चलिए पीतांबर भी छोड़िए, इससे पहले लंबोदर, सबको पता होगा लंबोदर। लंबोदर जिसका पेट है बड़ा, इसका पेट है लंबा, वही लंबोदर होता है ना। तो इसे क्या लिखेंगे? लंबा है उदर जिसके, लंबा है उदर जिसका, जिसके,
लंबा है उदर जिसका। तो किसका है लंबा उदर? किसका है? मेरा? तुम्हारा? नहीं, किसका है? सिर्फ गणेश का है। किसका है? गणेश का है। किसका है? गणेश का है। तो एक विशेष यथ दे रहा है। क्या कर रहा है? एक विशेष यथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो यही हुआ बहुव्रीहि समास। अरे यही तो हुआ बहुव्रीहि समास। तो इसका परिभाषा जानते कैसे लिखना है? लिखेंगे जिस समास का, जिस, क्या लिखना है? जिस समास का, जिस समास का कोई, जिस समास का कोई पद प्रधान ना हो। कोई पद, हमने पहले बताया था कि अगर पति और पत्नी दोनों साथ में है तो ही दोनों का इज्जत होगा, और लेकिन प्रधान अभी भी नहीं है। प्रधान वह तब होगा अच्छा जब वो कोई अच्छा काम करेगा तो ही उसका मान सम्मान बढ़ेगा। मतलब जिस समास का कोई पद प्रधान ना हो, कोई पद प्रधान ना हो, बल्कि 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 क्या लिखना है? बल्कि सामान्य अर्थ को छोड़कर, सामान्य अर्थ को, सामान्य अर्थ को छोड़कर, सामान्य अर्थ को छोड़कर क्या करता है? एक विशेष अर्थ देता है। एक विशेष अर्थ देता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास कहते हैं। अथवा, अथवा इसका एक और परिभाषा ले सकते हैं शॉर्टकट में कि जिस समास का, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं, ना प्रधान ना हो और एक विशेष अर्थ प्रकट करे, एक विशेष अर्थ दे, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब इसका जैसे में लिखेंगे, जैसे में लिख लेंगे बाबू, जैसे में लिखेंगे लंबोदर, 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 लंबा है उदर जिसके, लंबा है उदर जिसके, अर्थात हो जाएगा गणेश। कौन हो जाएगा? गणेश। और क्या लिख लेंगे? और लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? पीतांबर। क्या लिख लेंगे? पीतांबर। क्या लिख लेंगे? पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर। मतलब इसका मतलब क्या होगा? पीला है वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र जिसका। किसका पीला वस्त्र है? तो विष्णु का है। किसका है? विष्णु का है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल आसानी तरीके से समझ आता होगा, और हमें ऐसा लगता है अगर आप इस तरीके से समझ गए होंगे तो आप जिंदगी भर समास को कभी ना भूल पाओगे। चलिए अब अगला फिर देखते हैं, अगले बेटे को देखते हैं। तो अगला आता है अवयी भाव समास। कौन सा आता है? अवयी भाव, अवयी भाव समास। अवयी भाव समास किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अवयी भाव समास किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखना है, एकदम इजी है, इसको याद करना सबसे आसान है। इसका जो परिभाषा है इसी में छिपा हुआ है। जिस समास का प्रथम पद या पहला पद अवयव हो, पहला पद क्या हो? अवयव हो, और जिसका रूप नहीं बदले, जिसका रूप नहीं बदले, वही होता है अवयी भाव समास। जैसे देखते हैं, जैसे लिखेंगे जिस समास का पहला या प्रथम पद, प्रथम पद अवयव हो, प्रथम पद क्या हो? अवयव हो,
और जिसका रूप नहीं बदले उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसे अव्ययीभाव, जिस समास का पहला पद अवयव और बेचारे का रूप नहीं बदलता है उसे को बोलते हैं अव्ययीभाव समास। जैसे में याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे में बोलना है, लिखना है, याद रखना है अथा शक्ति। अब बता तो इसमें तुम क्या इसका रूप बदलेगा, क्या कर सकता है? इसको तुम अधिक से अधिक क्या कर सकता है, लिख सकता है शक्ति के अनुसार, और तो कुछ नहीं कर सकते हो। और इसका रूप तो नहीं बदला, शक्ति के अनुसार। अथा संभव, और लिख सकते हैं अथा संभव मतलब संभव के अनुसार। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप सबको समझ आता होगा। तो आगे बढ़े, चलिए एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। लिख लिए, आगे बढ़े, कोई दिक्कत किसी को? इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं द्वंद्व समास के बारे में। किस समास के बारे में? द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको समास पढ़ने मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है? अब बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसे समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। अरे सबसे आसान तो द्वंद्व समास है, कोई झमेला नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। द्वंद्व समास है ना, बेचारे का दोनों पद प्रधान होता है, बीच से बेचारे को काट देगा ना तो पेरवो देने चलेगा ना मुड़ो देने चलेगा, यानी दोनों कर से इसका बराबर है। कोई लेना देना, लड़ाई करेगा दोनों अपना अपनी, कभी मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। कैसे नहीं है? इसका उदाहरण में होता है जैसे माता और पिता। अब बता तो अगर इसका हम दोनों को अलग अलग कर दें, क्या प्रभाव बेचारी को पड़ेगा? माता भी स्वतंत्र है, पिता भी स्वतंत्र है कि नहीं है? दोनों पर इसका प्रधान है। दाल और भात को ले लेते हैं, दाल और भात। अगर दाल कह दे कि हम भात के साथ नहीं रहेंगे तो क्या कोई टेंशन है क्या? भात तो किसी के पास चला जाएगा, यानी दाल भात। तो दोनों पद प्रधान है कि नहीं है? तो यही तो लिखना है। क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? द्वंद्व समास की अगर परिभाषा कोई पूछ दे तो क्या लिखना है? तो बताओ कि गुरुजी लिखेंगे जिस समास का, गुरुजी लिखेंगे जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, जिस समास का दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जी बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, जिसका दोनों पद प्रधान हो वही द्वंद्व समास होता है। अगर पूछे कि इसका जैसे में क्या लिखेंगे तो बताना है कि गुरुजी लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे गुरुजी? तो माता और पिता लिखेंगे। माता और पिता मतलब हो जाएगा माता पिता। और क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे दाल और भात, दाल और भात मतलब हो जाएगा दाल भात। तो बिल्कुल आसान है कि नहीं है, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोगों को सबसे लास्टवा, सबसे छोटा बेटा मिलता है, सबसे अंतिम वाले मिलता है, जिसका नाम है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अक्सर ये होता है घर का जो छोटा बेटा होता है उसके पहचानने का कोई एक सबसे अलग रास्ता होता है। देख के कहेगा कि तुम घर के छोटे बेटे हो, थोड़ा सा उसका लाड़ थोड़ा ज्यादा होता है। तो कैसे होता है? तो बस इसी प्रकार द्विगु समास का भी पहचानने का सबसे अलग ट्रिक है। इसका जो वर्ड जो शुरू होगा ना,
इसका जो सेंटेंस शुरू होगा ना वह संख्या से शुरू होगा। वह किससे शुरू होगा? संख्या से शुरू होगा। किससे? संख्या से शुरू होगा। कैसे? जैसे देख लो, जो भी लेंगे, तिगुना, त्रिभुज, चौराहा, त्रिहार, त्रिवेणी, यानी इसका जितना सेंटेंस आएगा सब संख्या से शुरू होगा। चतुर्भुज, तुमको जो लेना ले लो, सब किससे शुरू होगा? सब संख्या वाचक से ही शुरू होगा। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखना है? तो बोलो कि गुरुजी इसकी परिभाषा लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे कि जिस समास का क्या लिखेंगे? जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो, संख्यावाचक हो। क्या हो? संख्यावाचक हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे में क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? तो बताओ कि लिखेंगे गुरुजी, जैसे में लिखेंगे तिगुना, क्या लिखेंगे? तिगुना मतलब 3 गुना। कितना गुना? 3 गुना। और क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो बताओ महोदय, लिखेंगे त्रिभुवन, क्या लिखेंगे महोदय? त्रिभुवन मतलब त्रिभुवन, या इसको भवन भी कह सकते हैं। और क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो बताओ गुरुजी, लिख देंगे पंचवटी मतलब 5 वटों का समाहार। 5 वटों, यार इसको वृक्ष भी लिख सकते हैं, का समाहार। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने समास को बारीकी से देखा। अगर अब भी आपके मन में कोई भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़कर आप हमसे वहां प्रश्न में पूछिए कि हमें सर गुरुजी हमें समास में एक और टॉपिक है जिसमें डाउट रह गया है। क्या अगर आप लोगों को अब एग्जाम में इसका कोई भी भेद, कोई भी सेंटेंस दे दे और पूछे कि यह कौन सा समास है, तो क्या आपसे नहीं बनेगा? अब भी कोई डर है क्या? अगर डर है तो पूछिए कमेंट में, उस डर को भी हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब फिर मिलते हैं इसी प्रकार एक अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।